तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है कंजम्पशन फंक्शन। अगर हम इस चैप्टर को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड करें, ब्लॉक्स में इसलिए कि ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा याद हो जाए, तो पहला ब्लॉक अभी तक कंप्लीट हुआ है। उस पहले ब्लॉक में आपको बताया गया था एग्रीगेट डिमांड क्या होती है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। क्या पढ़ा आपने पहले ब्लॉक में कि एग्रीगेट डिमांड क्या है और एग्रीगेट सप्लाई क्या है। ठीक, एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम हमने देख लिया, ये वाला जिसमें हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पढ़ा, एडी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। और एग्रीगेट सप्लाई में हमने कहा सी प्लस एस, और एग्रीगेट सप्लाई कर होता था पॉजिटिवली स्लोप्ड 45 डिग्री के एंगल के साथ। ठीक है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे, कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर। पहला ब्लॉक एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, दूसरे ब्लॉक में हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन, तीसरा ब्लॉक जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे सेविंग फंक्शन, और नंबर 4 पे जो ब्लॉक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तो इस तरह से ब्लॉक में चलेंगे। तो आज का अपना टॉपिक जो है वो क्या है, कंजम्पशन फंक्शन। देखिए क्या है कंजम्पशन फंक्शन। ये जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड का जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें हमने ये जो कंजम्पशन लिया था, इस कंजम्पशन के ऊपर बात करेंगे। ये कंजम्पशन वाले कर्व को मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, ये कंजम्पशन का कर्व हुआ, ये कंजम्पशन की एक स्ट्रेट लाइन हुई, ये कंजम्पशन कर्व है। ठीक, जो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है। क्यों होता है ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट? क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वो हमें देखना होता है। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है और ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग है। पॉजिटिवली स्लोप्ड ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट, ये है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये कंजम्पशन कर्व है। अब ध्यान से सुनना बात को, इस कंजम्पशन कर्व का अगर स्लोप निकालना हो, स्लोप का फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस और बेस यानी एक्स एक्सिस। क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला? वाई एक्सिस पे होने वाला चेंज अपॉन एक्स एक्सिस पे होने वाला चेंज। राइट, तो यहां स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा? अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे चैनल के 11th क्लास की प्लेलिस्ट में चले जाना और 11th क्लास की प्लेलिस्ट का सेकंड और थर्ड लेक्चर देख लेना, जहां लिखा है बेसिक टूल्स यूज्ड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो वहां स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जिनको नहीं पता है वो याद रखेंगे स्लोप का फॉर्मूला, डेल्टा वाई, वाई एक्सिस पे होने वाला चेंज अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स एक्सिस पे होने वाला चेंज। तो यहां स्लोप निकालूं इसका तो क्या निकलेगा? वाई एक्सिस पे होने वाला चेंज। वाई एक्सिस पे किसको लिया है तुमने? कंजम्पशन को, तो स्लोप होगा डेल्टा सी। किसको लिया आपने वाई एक्सिस पे? कंजम्पशन को, डेल्टा सी अपॉन एक्स एक्सिस पे होने वाला चेंज, ये एक्स एक्सिस पे होने वाला चेंज। एक्स पे किसको लिया है तुमने? इनकम को, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई क्या होगा? इसका स्लोप होगा। ठीक, ये कंजम्पशन कर्व है जो पॉजिटिवली स्लोप्ड है, जो एक स्ट्रेट लाइन है, जो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और ये आगे बढ़ता हुआ है। तो स्लोप इज इक्वल्स टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब आगे देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे यहां उसको समझिए। हम पढ़ेंगे यहां स्लोप के अंदर, कंजम्पशन फंक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो सी की वैल्यू है, ये जो कंजम्पशन है, ये डिपेंड करता है इनकम पे। ठीक है, सी का मतलब है कंजम्पशन, एफ का क्या मतलब है? डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड करता है, वाई मतलब इनकम पे। कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम पे। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। ऑब्वियसली इनकम के साथ साथ हमारा कंजम्पशन जो है वो क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ता है, इनकम कम होती है, कंजम्पशन कम होता है। तो ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है हमारा कंजम्पशन। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं इस पे। ठीक, अब देखो आपको यहां मैं एक बात बताऊंगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है मैं आपको वो बताता हूं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं। क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन? y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। ये अब ये आपको जिन्होंने मैथ्स ले रखी है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है,
बिना मैथ्स वालों को प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर सकता डिटेल में। तो आप याद रखेंगे कि कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उसकी इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहां मैं आपको कुछ चीजें आइडेंटिफाई करके बताना चाहूंगा। ये जो c होता है इसका मतलब होता है यहां पे कांस्टेंट। क्या मतलब होता है c का? कांस्टेंट। m का मतलब होता है स्लोप। ये जो स्लोप है ना, ये वो है m का मतलब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कंजम्पशन के केस में डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। वाई एक्सिस पे चेंज किसका है? कंजम्पशन का। एक्स एक्सिस पे चेंज किसका? इनकम का। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये स्लोप है। तो m है स्लोप, c है कांस्टेंट, x को बोला जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोला जाता है x को? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x की वैल्यू तुम यहां रखोगे, m और c के साथ कैलकुलेशन होगी और रिजल्ट आएगा y का, y की वैल्यू निकल आएगी। तो y इन सब पे डिपेंड करता है, तो y को बोलेंगे हम डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो कई तरीके होते हैं इसको एक्सप्लेन करने के। मैं ये मानकर चलता हूं कि मेरे पास जो स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है उसको मैथ्स नहीं आती है, तो मैं उसके भेजे तक मैसेज कैसे पहुंचाऊं? एक ऐसा स्टूडेंट जिसको मैथ्स पसंद नहीं है, उसको मैथ्स ले नहीं रखी है उसने, उसको बताना है। तो तुम्हें अभी तक क्या याद रखना है? एक बात जो अगर तुम्हें नहीं पता है तो याद रखनी है कि स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई एक्सिस पे चेंज अपॉन एक्स एक्सिस पे चेंज, किसी भी डायग्राम के लिए वाई एक्सिस पे चेंज अपॉन एक्स एक्सिस पे चेंज। अब वाई एक्सिस पे जो चेंज होता है, कौन सी वैल्यू है वाई एक्सिस पे? कंजम्पशन के केस में कंजम्पशन, तो डेल्टा सी अपॉन एक्स एक्सिस में कौन सी वैल्यू है? इनकम, तो डेल्टा वाई, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये तो आ गया स्लोप। एक क्या याद रखना है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है। लेफ्ट हैंड साइड में एक फिगर लिखा हुआ होगा और एक कांस्टेंट होगा उसमें, और दो वैल्यू मल्टीप्लाई में आपस में दे रखी होगी, जिसमें ये वाली वैल्यू जो m के रिजेंबल करेगी वो होगा स्लोप, जिसको हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। x जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, c होगा कांस्टेंट। ठीक है। अब यहां कंजम्पशन का क्या इक्वेशन होगा उसको देखो। कंजम्पशन की इक्वेशन ये होगी बेटा, c इज इक्वल्स टू c बार प्लस बी वाई। ये कंजम्पशन की इक्वेशन होती है। स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है। अब थोड़ा मैच करके देखते हैं कैसे है। वैसे स्टैंडर्ड इस फॉर्म में बोलते हैं y, तो ये देखो ये y है, ये c जो है किसको रिजेंबल कर रहा है? y को। इज इक्वल्स टू एम एक्स, ये देखो एम एक्स, तो ये m है और ये क्या है? x है, एम एक्स प्लस सी, प्लस ये सी बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं आपको, कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब आप बनाओगे तो वो ऐसे बनेगी, एम एक्स प्लस सी जैसी नजर आएगी। ठीक है। ये बस स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब हर एक चीज के लिए वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ठीक है। जैसे डिमांड के केस में यहां क्वांटिटी होती है, यहां प्राइस होता है। कंजम्पशन के केस में क्या आया? यहां इनकम आ गई, यहां ऑटोनोमस कंजम्पशन आ गया। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्मेट में। ठीक है। अब आगे समझो क्या है c का मतलब क्या है? c का मतलब है कंजम्पशन, जिसको हम पढ़ रहे हैं। कंजम्पशन फंक्शन ही तो पढ़ रहे हैं अपने, कि ये जो कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन कैसे निकलेगा? इसकी टोटल करने पर निकलेगा। ठीक है। यानी कंजम्पशन हो गया डिपेंडेंट। सी बार क्या होता है? कल बताया था आपको, कल परसों, ये होता है बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या होता है ये? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक। और ये बी जो है ये क्या है? ये बी है, एम को रिप्रेजेंट करता है। एम क्या होता है? स्लोप। तो ये बी है स्लोप, जिसका नाम है मार्जिनल
प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या नाम है इसका? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये y जो है वो क्या है? ये y, ये देख लो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से x की जगह हमने यहाँ y इनकम लिखा है, x की जगह x किसको रिप्रेजेंट करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। तो ये इनकम है, यानी इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन को हम क्या ले रहे हैं? कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो b है, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो इनकम है ये क्या है? ये x के बराबर, x क्या होता है इसमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू यहां रखो, या मैं यूं कहूं y की वैल्यू यहां रखो, c आ जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये कंजम्पशन किस में आ जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कोई भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इस फॉर्म में होती है mx प्लस सी, जिसमें एक कांस्टेंट होता है, एक स्लोप होता है, एक मल्टीप्लायर होता है स्लोप के साथ। तो यहां हमने देख लिया mx प्लस सी की फॉर्म में, ये कांस्टेंट हो गया, ये m हो गया यानी स्लोप हो गया, और ये क्या हो गया? y यानी कि इनकम हो गई यहां पे mx प्लस सी। बताओ इतनी बात में कोई कंफ्यूजन किसी को भी? क्या कह रहे हो? हाँ, बहुत अजीब है। हाँ सही बात है। तो इसमें बेजे में रखने वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ तुम्हें याद रखना है कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। ये तो समझ में आई बात। मैंने कहा कोई भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो ऐसी दिखती है, तो यहां दिख रही है कि नहीं दिख रही है? एम एक्स प्लस सी जैसी दिखती है कि नहीं दिख रही है? अब अगर मैथ्स पढ़ा रहा होता तो एक अलग तरीके से यहां तक पहुंचते। फिलहाल तुम्हें याद रखना है कि कंजम्पशन फंक्शन में कंजम्पशन की इक्वेशन क्या होती है? सी बार प्लस बी वाई। और डिटेल में आगे पढ़ते जाएंगे तो और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आती जाएगी, ठीक है। मैंने बस यहां इसलिए ये बताया है क्योंकि बच्चा 11th क्लास में पहली बात तो कोई पढ़ता ही नहीं है, सबने कसम खा रखी होती है 11th में कौन पढ़ता है। जबकि हम बताते हैं कि 11th में स्लोप ये होता है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये होती है ना। कोई भी एक्चुअली तुमने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, सबकी इक्वेशन अलग अलग होती है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है ना तो उसकी इक्वेशन ये होती है। तो ये इक्वेशन हो गई कंजम्पशन की इक्वेशन, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है तो ऐसी दिखनी चाहिए, तो सी बार प्लस बी वाई, ये ऐसा है, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बात करते हैं। राहुल क्लास में है क्या? राहुल अग्रवाल? तूने कॉल किया था, वीडियो कॉल? ओके कोई बात नहीं। चलो अब ध्यान से देखो, मैं इस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा, ठीक, और बहुत ध्यान से सुनना। वैसे तो कंजम्पशन को जब एंड कर रहे होंगे तब एमपीसी के बारे में और अलग तरह से बात करेंगे। फिलहाल क्या यूज है वो समझो। एमपीसी मतलब क्या होता है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को, है ना। ये एम है यानी ये स्लोप है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और कंजम्पशन का स्लोप क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। पहले तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? इनकम बदलने पर कंजम्पशन में कितना चेंज करोगे? क्या बता रहा है ये फॉर्मूला? अगर मेरी इनकम बदलती है, डेल्टा वाई का मतलब क्या हुआ? इनकम बदली, ठीक है, तो मेरा कंजम्पशन कितना चेंज होगा? डेल्टा सी किसको बता रहा है? कंजम्पशन को। मेरा कंजम्पशन कितना चेंज होगा? तो ये स्लोप होता है, ठीक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को हम यहां बी से। बी का मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। बी की वैल्यू, बी की वैल्यू जो है वो 0 to 1 के बीच में होती है। बी का मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये बी की वैल्यू 0 to 1 के बीच में देखने को मिलेगी। बी इज इन बिटवीन 0 to 1, तो ये बी है। अब क्या है 0 to 1 का मतलब वो समझो, ठीक। देखो मेरी सैलरी 10,000 रुपए से बढ़ जाती है,
मेरी इनकम जो है वो कितने रुपए से बढ़ती है? 10,000 रुपए से। ठीक है, ये डेल्टा वाई कितना हो गया? 10,000। अब हम जानते हैं कि हमारी जो इनकम होती है उसके दो हिस्से होते हैं, एक कंजम्पशन होता है और एक सेविंग होता है। मेरी इनकम 10,000 रुपए से बढ़ी तो मैंने सोचा कि थोड़ी इनकम बढ़ गई है, क्यों ना सेविंग्स शुरू की जाए। ठीक, तो मैंने सोचा अब मैं हर महीने 3,000 रुपये किसी भी सेविंग के फॉर्मेट में हर महीने डिपॉजिट करवाऊंगा। यानी ये क्या हो गया? मेरा सेविंग्स हो गया। ओके बेटा, देखो मुझे कोई जल्दी नहीं है कि कोर्स मुझे फटाफट करवाना है, ये सब कोई जल्दी नहीं है मेरे को। मेरा पर्पस इतना है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक, और अगर ये पहला चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत डिटेल में बात समझ आएगी। अगर मैं यहाँ आपको सीधा रटवा दूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जहाँ रटवाना है वहाँ रटवा रहा हूँ क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत आराम से चीज़ें बता रहा हूँ, तो बहुत इत्मीनान से चीज़ें समझना। मेरी इनकम में चेंज हुआ 10,000, यानी डेल्टा वाई 10,000 है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन इनकम डेल्टा वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने अपनी सोचा हर महीने में मेरी सेविंग में कितना चेंज करूं, ये डेल्टा एस हो गया। डेल्टा एस मतलब सेविंग्स में होने वाला चेंज। तो 3,000 रुपया मैं सेविंग में रोज हर महीने डालूंगा तो कंजम्पशन में कितना जाएगा बेटा? 7,000 जाएगा। कितना जाएगा कंजम्पशन में? 7,000। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7,000 डेल्टा सी को रिप्रेजेंट करता है। बोलो ये बात समझ में आई क्या? इनकम 10,000 रुपये से बढ़ती है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का मतलब वाई में चेंज, और मेरी सेविंग बढ़ती है 3,000 से और मेरा कंजम्पशन बढ़ता है 7,000 से। यानी इनकम चेंज होने पर मैं सेविंग्स में इतना चेंज करता हूँ और बढ़ी हुई इनकम का इतना हिस्सा कंजम्पशन में लगाता हूँ। ठीक, अब मुझे निकालना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या जिसे बोल सकता हूँ मैं स्लोप, कंजम्पशन का स्लोप। तो स्लोप क्या होगा भाई? देखो स्लोप की वैल्यू निकालते हैं। स्लोप होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, राइट। तो देखो बेटा डेल्टा सी कितना है? 7,000 अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वाई कितना है? 10,000। 7,000 अपॉन 10,000 कितनी आती है वैल्यू? 0.7 वैल्यू आती है इसकी। कितनी वैल्यू आती है बेटा इसकी? 0.7। यानी इनकम चेंज होने पर 70% मैं किस में लगाता हूं? कंजम्पशन में लगा रहा हूं। यह है स्लोप इसका, या जिसका दूसरा नाम क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि यह है MPC। क्या बताता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? अब फिर से डिफाइन करता हूं। वो ये बताता है इनकम चेंज होने पर कंजम्पशन में कितना चेंज होगा। यहां आंसर आता है हमारा 0.7। इस 0.7 का मतलब है कि इनकम में अगर 1 रुपए का चेंज होता है, क्या बताता है 0.7? इनकम में अगर 1 रुपए का चेंज होता है तो कंजम्पशन में 70 पैसा, 0.7 यानी 70 पैसे का कंजम्पशन में चेंज होगा। ठीक, अभी सपोज करो मैं यहां 7,000 की बजाय 8,000 रखता तो क्या होता? 8,000 अपॉन 10,000, इसकी वैल्यू कितनी आती? 0.8। क्या शो करता वो? 1 रुपए से इनकम बदलती है तो 80 पैसा, यानी 80% कहां चला जाता है? कंजम्पशन में चला जाता है। अगर 1 लाख से इनकम चेंज होगी तो 80,000 कंजम्पशन में जाएगा। अगर 1 करोड़ से इनकम चेंज होगी तो 80 लाख कंजम्पशन में जाएगा। 100 रुपए से इनकम चेंज होगी, 80% निकाल लो, 80 रुपया कंजम्पशन में जाएगा। ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इस कंजम्पशन का स्लोप MPC। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। कब होगी 1? ये 10,000 सारा का सारा मैं कंजम्पशन में लगा दूं, जितना इनकम बदला सारा का सारा मैं कंजम्पशन में लगा दूं, तो डेल्टा वाई 10,000 और डेल्टा सी 10,000, 10,000 अपॉन 10,000 वैल्यू आएगी 1। ठीक, और अगर मैं ये 10,000 सारा का सारा सेविंग में लगा देता, 10,000 सारा का सारा इधर चला गया, डेल्टा सी हो जाता 0। 0 अपॉन डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? 0। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0। नॉर्मली ये 0 to 1 के बीच में होता है, इसलिए हमने लिखा है MPC की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होती है। समझे बात को? MPC है 0.7, इसका मतलब 70% या 0.7 या 1 रुपए का 70 पैसा आप कहां लगा रहे हो? कंजम्पशन में लगा रहे हो। ये 0.2 है मान लो, इसका मतलब क्या हुआ?
अगर ये 0.2 होता तो इसके लिए रेशियो निकालो, क्या होता कि 10,000 इनकम बदली है, कंजम्पशन में तुम 2,000 लगा रहे हो। 1 रुपए से इनकम बदली है, 20 पैसे कहाँ लगा रहे हो, कंजम्पशन में लगा रहे हो। ये है कॉन्सेप्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसके फॉर्मूले से समझ में आता है इनकम बदलने पर कंजम्पशन में कितना बदलाव होगा, कितना परिवर्तन होगा, कितना चेंज होगा। हाँ जी बोलो, बात समझ आई क्या? क्लियर है बात? इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो भाई। चलिए, तो ये तो मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बताया, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई। ओके, अब इसको हम एक टेबल और डायग्राम से समझते हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेता हूं, C इज इक्वल्स टू 15 प्लस 0.5y। C इज इक्वल्स टू 15 प्लस 0.5y। ठीक, अब क्या होती है कंजम्पशन की इक्वेशन? C इज इक्वल्स टू C बार प्लस बी वाई होता है। तो अब इसको इससे मिलाओ। C बार कितना है? 15। 15 किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन को। बी वाई, वाई तो आगे एज इट इज, बी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अभी बताया वो कितना है? 0.5। क्या मतलब है 0.5 का? 1 रुपए से अगर इनकम बदलती है तो 50 पैसा, 50 पैसा कंजम्पशन में जाएगा और बाकी बचा हुआ 50 पैसा कहां जाएगा? सेविंग्स में जाएगा। ठीक है, ये 0.5 का मतलब क्या है? एमपीसी, इसकी वैल्यू, ये स्लोप है, कितनी है वैल्यू इसकी? 0.5। हमने जो डेटा लिया अभी उसमें 0.7 था, यहां हमने क्या माना है? 0.5। ठीक, अब एक बार के लिए मान लो, मैंने क्या कहा था तुम्हें, जब तुम्हारी इनकम 0 होती है तो तुम्हारा कंजम्पशन ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर होता है। अगर मैं यहां 0 वैल्यू रख दूं, इनकम 0, कितनी है इनकम? 0, तो ये सारा फिगर 0 हो जाएगा, तो कंजम्पशन कितने के बराबर हो जाएगा? 15। ठीक है, एट 0 लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन किसके बराबर होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन के बराबर होता है। ये आप जानते ही हो, जब आपने यहां 0 इनकम रखी तो ये सारी वैल्यू 0, तो तुम्हारा कंजम्पशन किसके बराबर हो गया? 15 के इक्वल हो गया। जितने भी फिगर्स मैं बता रहा हूं वो सबसे इजी हैं, आप वही याद रखेंगे। सबसे पहले वाले कॉलम में लेते हैं अपने इनकम, इनकम यानी कि y। 0, 10, 20, 30 एंड 40। 0, 10, 20, 30 एंड 40। फिर अपने को लेना है C बार। C बार क्या है? ये हो गया C बार। अपने को एक कॉलम लेना है C बार का, दूसरा कॉलम अपने को लेना है बी वाई का। इन दोनों की टोटल कर देंगे तो हमारे पास अगला कॉलम आएगा कंजम्पशन का। तो C बार कितना है इस इक्वेशन में? 15। 15 हर बार कितना ले लिया अपन ने? 15 ले लिया, तो C बार कितना आ गया? 15। अब इसके साथ अपने को क्या लेना है? बी वाई। अगला कॉलम इसका बना रहा हूं बी वाई का। क्या है बी वाई की वैल्यू? 0.5y। क्या मतलब है इसका? 0.5y का इनकम को 0.5 से मल्टीप्लाई करा दो। इनकम को कितने से मल्टीप्लाई करा दो? 0.5 से।
तो ये रहा इनकम 0 मल्टीप्लाई 0.5 0, 10 मल्टीप्लाई 0.5, 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब आधा कर दो, इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 5, 20 मल्टीप्लाई 0.5 कितना आएगा 10, 30 मल्टीप्लाई 0.5 करोगे तो कितना आएगा 15, 40 मल्टीप्लाई 0.5 करोगे तो कितना आएगा 20। ठीक है, सी बार आया, बी वाई आया। हम क्या पढ़ रहे हैं, कंजम्पशन फंक्शन। क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन के अलग अलग इनकम लेवल पे हमारा कंजम्पशन क्या रहने वाला है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अलग अलग इनकम लेवल पे हमारा कंजम्पशन कितना रहने वाला है, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। क्या आएगा, C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। इन दोनों की टोटल कर दो, तो 15 प्लस 0 15, 15 प्लस 5 20, 15 प्लस 10 25, 15 प्लस 15 30 और 15 प्लस 20 35। हाँ, अब थोड़ा फ्रेंडली लगने लगा होगा। पहले तो अजीब सा लग रहा था कि सर क्या बता रहे हैं। जब मैंने ये इक्वेशन ली और ये टेबल बनाई, कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो, कोई कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को तो बोलना। क्या बात है, सब लोग शांत बैठे हो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम के बारे में भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है आज तो। क्या कह रहे हैं, अच्छा ओके, आज नेटवर्क सही है। और पहले आस्था क्या बोल रही है, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। सबसे बेस्ट क्या, मैंने देखो इस टेबल के 3 हिस्से किए हैं, ध्यान से देखना। ये है इनकम, ठीक, और ये कंजम्पशन। इन दो को देखो, हम बेसिकली इस इनकम से अलग अलग इनकम लेवल पे क्या अलग अलग कंजम्पशन है, हमें वहां पहुंचना था। सब सदमे में, ओके। अलग अलग इनकम लेवल के ऊपर क्या अलग अलग कंजम्पशन है, हमें वहां पहुंचना था। और कंजम्पशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो कैसे फॉर्म होती है, सी बार प्लस बी वाई से। तो सी बार और बी वाई हमने लिया और ये वैल्यूज आई। अब ध्यान से देखो, पहले पार्ट में इनकम 0, कंजम्पशन 15, इनकम 10, कंजम्पशन 20, इनकम 20, कंजम्पशन 25। यानी जो पहला पार्ट है वहां इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट किसको शो कर रहा है, इनकम कम और कंजम्पशन ज्यादा। इस सेकंड पार्ट को देखो, इनकम 30 और कंजम्पशन भी 30, तो इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। और थर्ड पार्ट पे देखिए, इनकम ज्यादा हो गई और कंजम्पशन हो गया कम, तो y ग्रेटर देन c। इनकम ज्यादा और कंजम्पशन कम, समझे बात को। यानी पहले सेगमेंट में आपकी इनकम कम होती है और कंजम्पशन ज्यादा करते हो। कम इनकम और कंजम्पशन ज्यादा करते हो, इसका मतलब पैसा कहां से आ रहा है, सेविंग्स में से। तो ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, डिस सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस सेविंग्स को। फिर यहां लास्ट में देखो, पहले इनकम है 40, कंजम्पशन 35, 5 रुपया कहां गया, सेविंग्स में गया। ये वाला एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर है, यानी ना तो सेविंग में कुछ जा रहा है और ना ही सेविंग में से हम कुछ निकाल रहे हैं, इसको बोलते हैं अपने बीईपी। क्या बोलते हैं, गौर से देखना, बीईपी क्या मतलब होता है। बीईपी का वो देख लो, बीईपी का मतलब होता है 11th क्लास में सप्लाई चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट समझाया था, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं,
ब्रेक इवन पॉइंट। आपके घर में कोई भी स्टूडेंट जो 11th क्लास में आया है और उसने अगर इकोनॉमिक्स ले रखी है और उसको सीरियसली नहीं ले रहा है तो उसको बोलना है ये लाइफ टाइम काम आएगी। और बड़ी प्रॉब्लम्स होती है जब इकोनॉमिक्स नहीं आती, किसी भी स्ट्रीम में चले जाओ वहाँ पे, तो उसको बोलना 11th क्लास में इकोनॉमिक्स को सीरियसली ले। बीईपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन का पॉइंट क्यों बोल रहे हैं? नॉर्मली ब्रेक इवन पॉइंट वर्ड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ ना तो कोई प्रॉफिट है और ना ही कोई लॉस, उसको बीईपी बोलते हैं। यहाँ बीईपी का क्या मतलब है वो समझो। यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है ना तो सेविंग हो रही है और ना ही डिस सेविंग हो रही है, ना तो सेविंग हो रही है ना ही डिस सेविंग। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे इस एरिया को नो सेविंग्स नो डिस सेविंग्स। क्या लिखा है मैंने यहाँ? नो सेविंग्स डैश लिखा है यहाँ, ठीक है। नो सेविंग्स नो डिस सेविंग्स, ना तो सेविंग है और ना ही कोई डिस सेविंग है, ठीक। या इसको एक और नाम दे सकते हैं जीरो सेविंग्स। क्या बोल सकते हैं इसको अपने? जीरो सेविंग्स बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना ये अपना ब्रेक इवन पॉइंट होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, दो बातें आएगी यहाँ इस चैप्टर में। एक आएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, वो आगे की कहानी है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट का? जहां पे सेविंग भी नहीं है और डिस सेविंग भी नहीं है, जीरो सेविंग वाले पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। हम जानते हैं जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। शुरू में हमारी इनकम कम होती है और हमारा कंजम्पशन ज़्यादा होता है, उस वक्त हम लोग सेविंग्स में से कंजम्पशन कर रहे होते हैं, तो डिस सेविंग्स, ठीक। एक टाइम आता है जब हमारी इनकम और हमारा कंजम्पशन दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक, तब हम उसको बोलते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। ना तो सेविंग ना ही डिस सेविंग, जीरो सेविंग। और एक वक्त के बाद और इनकम बढ़ती जाए तो हम सेविंग शुरू करते हैं। 40 एंड 35, 5 रुपए की सेविंग हो गई, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेविंग्स को। बोलो टेबल के रिगार्डिंग कोई डाउट किसी को? कोई भी कंफ्यूजन? बोलिए कोई डाउट? चलिए अब इसी टेबल को मैं डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको, और ये डायग्राम बार बार आएंगे तुम्हारे सामने, ध्यान रखना। मैंने जो टेबल बनाई है उसमें इनकम लिया है और कंजम्पशन लिया है, ठीक है। कल की क्लास में तुम्हें बताया था ना कि एग्रीगेट सप्लाई और इनकम एक ही होती है, तो अगर इनकम का कर्व बनाना पड़े तो वो कैसे बनेगा? ऐसा बनेगा, बिल्कुल बीच में से लाइन जानी चाहिए। ये इनकम का कर्व बन गया, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक, हैविंग 45 डिग्री एंगल विद द एक्सिस। तो ये यूं बन रहा है इनकम का कर्व। तो हमने ये इनकम की वैल्यू बना दी। कल हमने समझ लिया था इनकम का कर्व ऐसा होता है। फिर देखो अब हमें इसके साथ कंजम्पशन बनाना है। अभी थोड़ी देर पहले बनाया हुआ था कंजम्पशन का कर्व। कैसा था कंजम्पशन का कर्व? ये रहा ब्लैक कलर से जो बनाया है कंजम्पशन कर्व के ऊपर, जीरो इनकम के ऊपर जो कंजम्पशन हो रहा है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। कंजम्पशन कर्व जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है। तो ये कंजम्पशन, ये इनकम कर्व, ठीक है। अब ध्यान से देखना दोनों बराबर कहाँ हो रहे हैं? दोनों बराबर यहाँ हो रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो अपने नाम दे देते हैं बी पॉइंट। क्या बोला? बी पॉइंट। बी पॉइंट का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों बोल रहा हूं इसको मैं ब्रेक इवन पॉइंट? क्योंकि जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट आता है वहां इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं। तो यहां इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो गए। ये यहां पे कौन से इनकम लेवल पे दोनों बराबर होते हैं? 30 इनकम लेवल पे दोनों बराबर होते हैं। तो ये वाई इनकम लेवल कितना है? 30। अब 30 इनकम लेवल से पहले की सिचुएशन देखो। ये जो 30 इनकम लेवल है इससे पहले, यानी इस टेबल के फर्स्ट पार्ट को देखो। कंजम्पशन ज़्यादा और इनकम कम। ध्यान से देखो डायग्राम को। कंजम्पशन ज़्यादा और इनकम कम। ब्लैक वाली लाइन कंजम्पशन को बता रही है, ब्लू वाली लाइन इनकम को।
तो यहाँ 0 से y तक, 0 से 30 तक कंजम्पशन का कर्व ऊपर है और इनकम का कर्व नीचे। यानी जब कंजम्पशन ज़्यादा और इनकम कम, तो हम उसको बोलेंगे डिस सेविंग्स। क्या बोल रहे हैं हम इसको? डिस सेविंग्स। डिस सेविंग्स का मतलब हम पैसा निकाल रहे हैं, तो मैं यूँ लगा देता हूँ नेगेटिव, पैसा निकल रहा है। फिर एक पॉइंट आता है 30 इनकम लेवल, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दोनों बराबर हुए। और 30 इनकम के बाद क्या शुरू है? देखो, इनकम ज़्यादा है और कंजम्पशन कम। इनकम ज़्यादा और कंजम्पशन कम का मतलब ये एरिया सेविंग्स का एरिया हो गया। इनकम ज़्यादा और कंजम्पशन कम का मतलब क्या हुआ? इनकम ज़्यादा कंजम्पशन कम मतलब सेविंग शुरू हो गई, तो यहाँ हम लगा देंगे पॉजिटिव। ये इनकम, कंजम्पशन और कंजम्पशन का डायग्राम हुआ। बोलो कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो तुम्हारा कंजम्पशन बढ़ता है। ये आप भी जानते हैं, हम जानते हैं, रूटीन में ऐसा ही होता है, पूरी इकोनॉमी में ऐसा होता है। लेकिन ये जो कंजम्पशन है ये बना कैसे है? बिकॉज कंजम्पशन कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये mx प्लस सी जैसा होगा। तो ये रहा देखो mx प्लस सी, यानी सी बार प्लस बी वाई। तो हमने कंजम्पशन की इक्वेशन समझी पहले। फिर जब इस कंजम्पशन को ड्रॉ कर रहा हूं, उससे पहले मुझे क्या बताना है? सी बार प्लस बी वाई। ये सी बार और ये बी वाई। तुम अगर ध्यान से देखो, हर एक कंजम्पशन लेवल पे मिनिमम कंजम्पशन तो हमेशा है, हर एक के अंदर 15 जरूर है ना? क्योंकि जीरो इनकम पे भी 15 है, इस 20 में भी 15 इंक्लूड है। ये कांस्टेंट हर जगह है। देखो ध्यान से देखो इस टेबल को, ये कांस्टेंट हर जगह है। यहाँ पे 15 और 5 मिलकर 20 बना है, यहाँ 15 और 10 मिलकर 25 बना है, यानी 15 तो हमेशा होगा ही होगा। तो ये कांस्टेंट तो हमेशा होगा। क्यों होगा ये कांस्टेंट? क्योंकि ये वो मिनिमम कंजम्पशन है जो हमेशा इकोनॉमी करती है। क्योंकि जीरो कमाई होती है, जीरो इनकम होती है, तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, ये वही एलिमेंट है। बाकी तुम्हारा कंजम्पशन बढ़ता गया, तो टोटल हमने की इनकम बढ़ने के साथ साथ तुम्हारा कंजम्पशन इंक्रीज होता है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। अब हमने देखा शुरुआत में डिस सेविंग होती है, उसको डायग्रामेटिकली बताया, ये डिस सेविंग है। एक लेवल आता है जब नो सेविंग, नो डिस सेविंग या जीरो सेविंग या बीईपी होता है, तो ये यहाँ बीईपी हो गया। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी सेविंग्स होनी शुरू होती है, इनकम ज़्यादा कंजम्पशन कम, तो ये यहाँ आया। ठीक है, अभी दूसरा ब्लॉक चल रहा है। पहले ब्लॉक में क्या समझाया था? एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। दूसरा ब्लॉक जो है, इसके अंदर क्या बताते हैं हम? कंजम्पशन फंक्शन बताते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन में सबसे पहले कंजम्पशन की इक्वेशन सी बार प्लस बी वाई, उसके बाद कंजम्पशन की उस इक्वेशन को एक हाइपोथेटिकल फिगर से एक टेबल में बनाते हैं, ठीक, समझाने के लिए कि इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है। फिर उसी को हम डिस सेविंग, बीईपी और सेविंग्स की फॉर्म में समझते हैं, और फिर हम उसको डायग्राम के अंदर इन सारी चीजों को प्लॉट करते हैं। हाँ, अब आपके डाउट लेते हैं, बताओ। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? ये इक्वेशन सी बार प्लस बी वाई, ये आपको याद रखना है अभी कि ये सी बार प्लस बी वाई होती है इक्वेशन। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। वैसे 10th क्लास तक बच्चे को पढ़ाया जरूर जाता है कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, सबकी इक्वेशन अलग अलग होती है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ स्ट्रेट लाइन फंक्शन है सारे के सारे। तो जो भी स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन, उसकी इक्वेशन क्या होती है? उसकी इक्वेशन ये होती है सी इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। ये याद रखना है। मैंने यहाँ हाइपोथेटिकल फिगर ली है। क्या लिया? मैंने मान लिया सी बार 15 और मैंने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 ले लिया, जो स्लोप होता है, और y की हम अलग अलग वैल्यू यहाँ रखते गए इस इक्वेशन के अंदर। पहले y रखा यहाँ 0, फिर रखा 10, फिर रखा 20, फिर रखा 30, फिर रखा 40। तो ये वाली वैल्यूज आ गई सारी, प्लस में क्या किया? 15 कर दिया, तो हमारे पास फाइनल कंजम्पशन आ गया। सो c इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। ये नहीं समझ आता बच्चे को, ये याद रखना है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है ये, ठीक है। क्या होती है ये? किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये होती है। इस y की भी इक्वेशन बनाएंगे तो ऐसी कुछ बनेगी, कोई भी सीधी लाइन उसकी इक्वेशन ऐसी होती है। मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं, अगर आपने सप्लाई चैप्टर को ढंग से पढ़ा हुआ हो, किसी से भी, मेरे से या किसी और से भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सप्लाई की इक्वेशन कुछ यूं होती थी, क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू, मान लो 100 प्लस 10p। तो सप्लाई का स्ट्रेट लाइन होता था, तो यहां तुम प्राइस रखते थे, तो यहां सप्लाई आ जाती थी कि मान लो प्राइस मैंने यहाँ 2 रुपए रखे सपोज, तो 10 मल्टीप्लाई टू 20, 100 प्लस 20 120, तो क्या आ जाएगी?
सप्लाई आ जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है। ये हम बताते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पहली बार, जब बच्चा डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन पढ़ रहा होता है। तो डिमांड फंक्शन एंड सप्लाई फंक्शन के अंदर ये बात हो गई क्लियर। मतलब आप, मैं मान के चल रहा हूं कि आप वहां पढ़ के आए होंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप बस ये ध्यान रखो, कोई भी स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अगर आप यहां इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो तो ये y है, ये m है, ये x है और ये c है। जहां ये 10 हो गया स्लोप, ये प्राइस हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये 100 कांस्टेंट है, हमेशा रहेगा, हर लेवल ऑफ प्राइस पे 100 रहेगा ही रहेगा। और ये y जो है इन सबकी कैलकुलेशन से आएगा, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। ठीक वैसे ही हमारा कंजम्पशन फंक्शन ये ऐसा बना 15 प्लस 0.5y। हाँ, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा क्या बेटा? ओके, तो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। अब देखो कंजम्पशन के अंदर दो चीजें और आती है जो सेकंड ब्लॉक चल रहा है उसके अंदर। एक आता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आपकी ड्यूटी है कि दोनों ब्लॉक अभी तक के जो पढ़ाए हैं उतने सारे आपको पता होने चाहिए। पता कैसे होने चाहिए कि आप बैठे बैठे मेमोराइज करो और सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए कि सर ने एग्रीगेट डिमांड बताया था, उसमें ये चीज़ें आती है, ऐसा ऐसा डायग्राम बनता है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ये होता है, इसका डायग्राम ऐसा होता है। फिर सर ने कंजम्पशन फंक्शन बताया था सेकंड ब्लॉक में, जिसका फंक्शन होता है सी बार प्लस बी वाई, और उसकी इक्वेशंस कुछ ऐसी सर ने लेके बताई थी और ये डायग्राम बताया था। ये इतना आपको पता होना चाहिए, तब कल की क्लास आपके लिए प्रोडक्टिव होगी। ठीक है, तो कल की क्लास से मिलेंगे भाई। थैंक यू।